अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, फिर से एक बार आपका खुशामदीद है, वेलकम है हमारी फ्यूचर एक्स की क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सबक जो नसरी असनाफ में से है वो लेके आया हूँ। इससे पहले कि मैं उस सबक का आगाज करूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं एक मशहूर व मारूफ शेर के साथ आज आगाज करने जा रहा हूं। और ये शेर जो है वो हिंदुस्तान के एक मशहूर व मारूफ शायर हैं और जिनका नाम है राहत इंदौरी साहब। और उनके शेर से मैं आज अपने लेक्चर का आगाज करने जा रहा हूं। तो अजीज बच्चों, ये शेर आपके लिए बहुत अहम है। शायर कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से प्यार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से प्यार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। लेकिन मेरे अजीजों, आपको इश्क करना है अपनी किताबों से, आपको इश्क करना है अब इल्म से, और यही आपके लिए कामयाबी का जरिया बनने वाला है। तो अजीज तलबा, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं और डिस्कस हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो है दास्तान। क्या है बेटा? दास्तान। ये दास्तान का नोट, इसमें कितनी चीजें बोर्ड के एग्जाम में देखी जाती हैं, ये आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले दास्तान में आपको इंपॉर्टेंट चीज है, दास्तान की इंपॉर्टेंट चीज है और वो है दास्तान की तारीफ। दास्तान की तारीफ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है दास्तान का आगाज, जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगली चीज है वो है दास्तान का इर्तिका। ये भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखा जाता है। और नेक्स्ट जो है वह है दास्तान का जवाल और अहमियत, दास्तान का एंड और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक एक करके मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी तवज्जो की जरूरत है ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से ये हल सवाल कर सको। और ये पहला सवाल जो है जिसके बहुत चांसेस हैं इस साल, और यह है दास्तान का नोट, जो सिन्फे नसर में से सबसे इंपॉर्टेंट नोट है और जिसके 5 मार्क्स होते हैं। तो इस सवाल के आपको 5 मार्क्स होंगे। अगर आपने ये समझा और अच्छी तरीके से इसको देखा तो आपके 5 मार्क्स आपके हाथ में हैं। तो अजीज तलबा, मैं पढ़ने जा रहा हूं दास्तान अफसानवी अदब की, क्योंकि ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि दास्तान जो है, जो उर्दू में नसर पोर्शन है, उर्दू के अंदर जो नसर पोर्शन है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका अफसानवी अदब। क्या होता है बेटा? अफसानवी अदब। और दूसरा पार्ट उसमें होता है गैर अफसानवी अदब। गैर अफसानवी अदब। और जब बोर्ड में पेपर बनाते हैं तो एक नोट अफसानवी अदब से आता है के चांसेस हैं और एक नोट गैर अफसानवी अदब का से आने के चांसेस हैं। अफसानवी अदब कौन कौन से चैप्टर हैं? उसमें आपका दास्तान हुआ, उसमें आपका नॉवल आता है, और अफसाना जो शॉर्ट स्टोरी है वो आती है। और गैर अफसानवी अदब में एक तो इंशाइया आता है और खाका। तो अफसानवी अदब में से भी एक नोट का आना जरूरी होता है, चांसेस ज्यादा हैं, और गैर अफसानवी अदब से भी
एक नोट का आना जरूरी होता है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं माय डियर। तो ये नोट जो है ये अफसानवी अदब की कबील से है, अफसानवी अदब की कबील से है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं दास्तान की तारीफ। दास्तान अफसानवी अदब यानी वो अफसाना, वो अदब जिसमें कहानी बुनियाद होती है, बेस होती है। तो दास्तान अफसानवी अदब की कदीम तरीन सिनफ है। सिनफ का मतलब है मेरे बच्चे किस्म, तो कदीम तरीन सबसे पुरानी किस्म है। ये अदब की अव्वलीन कोशिशों में से है। लिटरेचर जो उर्दू है सबसे पहली कोशिशों में से है, अव्वलीन सबसे पहली कोशिशों में से ये मानी जाती है ये टाइप। उर्दू में दास्तान गोई ये मुरक्कब लफ्ज है। दास्तान गो पर्शियन का लफ्ज है और जिसके माना है दास्तान कहने वाला। दास्तान गोई का मतलब दास्तान सुनाने वाला या दास्तान कहने वाला। तो दास्तान गोई की रिवायत फारसी से आई है। कदीम जमाने में यानी पुराने जमाने में दास्तान गो यानी दास्तान कहने वाले दास्तान की महफिलें दरबारों और कहवा खानों में आरास्ता करते थे। आरास्ता का मतलब है माय डियर सजाते थे। तो पुराने जमाने में क्या होता था, दास्तान गो जो है कहवा खानों में या इसी तरीके से दरबारों में बैठकर दास्तानें सुनाया करते थे और इस तरीके से उनका टाइम पास होता था। और इन दास्तानों का मकसद क्या होता है, ताकि कुछ देर के लिए मसरत और खुशी का सामान मिले, लोगों को कुछ देर के लिए आराम और खुशी मिले। दास्तान सिनफे नसर की यानी नसर की किस्म की वो तवील कहानी है। बच्चों यहां से दास्तान की तारीफ आ रही है। दास्तान सिनफे नसर की यानी नसरी किस्म की यानी प्रोज पोर्शन की वो तवील, तवील अरबी जबान का लफ्ज है माय डियर। तवील अरबी जबान का लफ्ज है। तवीलुन के माना आते हैं अरबी के अंदर लंबा। तो वो तवील कहानी है। तो दास्तान वो लंबी कहानी है जो किस्सा दर किस्सा हुआ करती है। किस्सा दर का मतलब आता है मैं। तो जो किस्सा दर किस्सा होती है यानी जो किस्से में से किस्सा होता है, जिसमें कहानी में से कहानी निकलती है। आपने कभी देखा होगा कि एक इंसान जब बात करता है और बात करते करते क्या होता है, एक बात वो खत्म नहीं करता कि दूसरी बात स्टार्ट करने लगता है, तो उसको कहते हैं बात में से बात करना। तो कहानी अभी एक कंप्लीट नहीं हुई होती है कि दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। अच्छवनान इसको कहते हैं किस्सा दर किस्सा होना। तो जो किस्सा दर किस्सा होती है, जिसमें यानी जिस कहानी में ज्यादातर ख्याली किस्से होते हैं, ऐसे किस्से जो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो ख्याली होते हैं और जिन्नों परियों और देवों के हैरान कर देने वाले कारनामे हैरत अंगेज अंदाज में। एक तो वो कारनामे वो वाकयात हैरान कर देने वाले खुद होते हैं और ऊपर से उसमें हैरत अंगेज अंदाज भी होता है, यानी हैरान कर देने वाला अंदाज भी होता है। तो एक कहानी जो खुद हैरान कर देने वाली हो और ऊपर से राइटर का दास्तान गो का उसमें अंदाज भी क्या हो, हैरान कर देने वाला हो, तो ये और ज्यादा हैरान बन जाता है और ज्यादा हैरान कर देता है। आपको ये जो जिन्नों और परियों के हैरान कर देने वाले वाकयात आए हैं, तो इसके लिए आपकी बुक में यूज हुआ है मा फौकुल फितरत अनासिर। मा फौकुल फितरत अनासिर, इस वर्ड को समझो बेटा। मा फौकुल फितरत अनासिर वर्ड है। मा अरबी जबान का लफ्ज है, जो फौक दूर है, ऊपर है, फितरत हमारे नेचर से, और अनासिर उनसर की जमा है जिसका मतलब है किरदार, हिस्से। तो मा फौकुल फितरत के अंदर इसका मतलब क्या हो गया, वो किस्से जो हमारे दिमाग से जहनों से दूर हैं,
ऐसे किस्से उसमें बयान होते हैं। तो अजीज बच्चों, मैं आपके सामने दास्तान की तारीफ कर रहा हूं, तो लिहाजा दास्तान का नोट जब आप बोर्ड के अंदर लिखेंगे तो आपको इन चीजों का मेंशन करना जरूरी है। दास्तान के नोट के अंदर सबसे पहले यह चीज, दास्तान की तारीफ क्या होती है। तो मैं इसको एक पार्ट में भी आपको समझा सकता हूं। माय डियर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले मैं पैरा कंप्लीट कर देता हूं कि हैरान कर देने वाले कारनामे हैरत अंगेज अंदाज में, हैरान कर देने वाले अंदाज में बयान किए जाते हैं। बज़ाहिर वैसे तो इन किस्से कहानियों का हकीकी जिंदगी से, रियल लाइफ से कोई वास्ता नहीं होता था, लेकिन इनमें कदीम जमाने की तहजीब का पता चलता है। तो दास्तान आज क्यों है, आपको एंड में मैं समझाऊंगा कि अगर दास्तान का सवाल हो चुका है तो फिर इसका आज पढ़ना फजूल है। नहीं, पढ़ना फजूल नहीं है, क्योंकि दास्तान से हमें कदीम जमाने का, पुराने जमाने का माय डियर क्या पता चलता है, उस तहजीब का पता चलता है। तो देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं बेटा, आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी अटेंशन चाहता हूं। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने वाला हूं माय डियर, देख लीजिए। हाँ, इसमें दास्तान की तारीफ रखने, याद रखने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, किस तरीके से आपको दास्तान की तारीफ याद रहेगी। तो देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दास्तान मैंने यहां पर लिखा, तो इन पार्ट्स को याद रखिएगा। दास्तान की तारीफ याद करने का एक बेहतरीन तरीका है। नंबर 1, दास्तान एक कहानी होती है। अजीज तलबा, दास्तान एक कहानी होती है। नंबर 2, तवील होती है। तवील का मतलब मैंने अभी बोला था, लंबी होती है। नंबर 3, किस्सा दर किस्सा होती है। किस्सा दर किस्सा, किस्सा दर किस्सा होती है, यानी कहानी में कहानी होती है। और उसके बाद उसमें जिन्नों और परियों के, जिन्नों परियों के किस्से होते हैं। और उसके बाद इसमें आप याद रखोगे, जिन्नों और किस्सों के कारनामे कौन से होते हैं, हैरान कुन। क्या याद रखेंगे आप, हैरान कुन का मतलब हैरान कर देने वाले क्या होते हैं, कारनामे। यहां पर ऐड करेंगे बेटा, कारनामे। और नेक्स्ट चीज, फिर उसके बाद यहां पर आप याद रखेंगे अजीज तलबा, कारनामे होते हैं और उनका अंदाज हैरान कुन होता है, हैरान कुन होता है। और ये कहानी आपकी क्या बन जाएगी, तारीफ। देखो, इन पार्ट्स को याद रखो। दास्तान वो कहानी होती है जो तवील हो, जो लंबी हो, जो किस्सा दर किस्सा होती है, जिसमें कहानी में से कहानी होती है, जिसमें जिन्नों और परियों के किरदार, कैरेक्टर होते हैं, और जिन्नों और परियों के हैरान कुन कारनामे, क्या है वर्ड, हैरान कुन कारनामे होते हैं। और उनका अंदाज भी हैरान कर देने वाला होता है, उनका अंदाज भी हैरान कुन होता है। तो इन पार्ट्स को मिलाकर आप देखिए एक बार, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप देखिए। दास्तान वो लंबी कहानी, वो कहानी है जो तवील हो, जो लंबी हो, जो किस्सा दर किस्सा हो, जो जिसमें जिन्नों और परियों के किरदार हों, और जिन्नों और परियों के हैरान कुन कारनामे, यानी हैरान कर देने वाले कारनामे हों, और जिनका अंदाज भी हैरान कुन हो। तो ये मिलाकर दास्तान की तारीफ बनती है। तो पहला पार्ट दास्तान का जो आपको बोर्ड में लिखना बहुत जरूरी है, वो है दास्तान की तारीफ। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अजीज तलबा, ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दास्तान का आगाज। आगाज क्या होता है बेटा, आगाज का मतलब है शुरुआत, इब्तिदा। दास्तान का आगाज या दास्तान की शुरुआत। दास्तान चूंकि
सुनने सुनाने का फन था। ये सुनाया जाता था, सुना जाता था, लिखने लिखाने का फन। इसलिए इसकी कोई परफेक्ट डेट हम नहीं बता सकते कि कब इसका आगाज हुआ, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं कि दास्तान का आगाज हम उस जमाने से मान सकते हैं जब से इसमें तहरीरी सिलसिला शुरू हुआ। तहरीरी सिलसिला यानी लिखने लिखाने का, तसनीफ व तालीफ, आपकी किताब में वर्ड यूज हुआ है, तसनीफ व तालीफ का सिलसिला शुरू हुआ। तो जब से दास्तानें लिखी गई, जब से दास्तान में तहरीरी सिलसिला शुरू हुआ, तब से इसका आगाज है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। दास्तान का आगाज आपको मेंशन करना है बोर्ड एग्जाम में, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स मिलने वाले बेटा नहीं हैं। तो देखो, उर्दू में दास्तानों का रिवाज उस जमाने से मिलता है जब इसमें तहरीरी सिलसिला शुरू हुआ। तहरीरी सिलसिला मतलब लिखने का सिलसिला, लिखने का रिवाज शुरू हुआ। तो अगर हम देखेंगे दास्तान के आगाज में क्या बोलेंगे आप, कि दास्तान का आगाज उस जमाने से है जब से इसमें लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू हुआ, जब से इसमें तहरीरी राइटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तब से दास्तान का आगाज है माय डियर। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर हम हिंद की बात करें, तो हिंदुस्तान में एक तो जुनूबी हिंद है, दक्षिण नॉर्थ, और एक है शुमाली हिंद। तो हिंदुस्तान में अगर जुनूबी हिंद की बात करें तो हिंदुस्तान में दास्तान गोई की इब्तिदा यानी शुरुआत दक्किन में हुई, और मुल्ला वजही की दास्तान सबरस अहम तरीन दास्तान या कदीम तरीन दास्तान मानी जाती है। तो जहां अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी दो चीजें हैं, एक है जुनूबी हिंद, एक है शुमाली हिंद। और जुनूबी हिंद में जो दास्तान मानी जाती है वो मानी जाती है मुल्ला वजही की सबरस। और शुमाली हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो शुमाली हिंदुस्तान में जो दास्तान मानी जाती है वो है किस्सा महर अफरोज व दिलबर। ये कदीम तरीन दास्तान मानी जाती है शुमाली हिंदुस्तान में, और सबरस जो है जनूबी हिंदुस्तान में सबसे कदीम तरीन दास्तान मानी जाती है। तो मैं पढ़ रहा था कि इब्तिदा दास्तान गोई की इब्तिदा दक्किन में हुई हिंदुस्तान में, और मुल्ला वजही की दास्तान सबरस कदीम तरीन का मतलब सबसे पुरानी दास्तान मानी जाती है। जबकि शुमाली हिंद में अगर हम देखेंगे तो किस्सा महर अफरोज व दिलबर उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है। इसको आप बेटा इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, चूंकि यहां पर कॉमाज नहीं है तो आप इसका ख्याल रखें। उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है नौ तर्जे मुरस्सा। ये कुछ दास्तानें हैं जो अव्वलीन दास्तानों में मानी जाती है, उसमें एक का नाम है नौ तर्जे मुरस्सा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किस्सा चार दरवेश जो फारसी के अंदर किस्सा था, ये उसका पहला तर्जमा था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था, मुश्किल था बच्चों के लिए या समझना आम लोगों के लिए, तो इसलिए इसको और तर्जमा किया गया जो मीरामन के बारे में कहा जाता है। तो नौ तर्जे मुरस्सा, रानी केतकी की कहानी और फसाने अजाइब का शुमार भी उर्दू की इब्तिदाई दास्तानों में होता है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की मेरे बच्चा, मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि दास्तान का आगाज कब हुआ। तो इसमें आपको जहन में बिठाना है कि दास्तान का आगाज उस जमाने से है जब से इसमें लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। और जहां तक हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जुनूबी हिंद की अगर हम बात करें तो जुनूबी हिंद में सबसे पहली दास्तान
मुल्ला वजही की सबरस मानी जाती है। और अगर शुमाली हिंद की आप बात करें, या अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जहन में बिठाओ। अगर शुमाली हिंदुस्तान की हम बात करेंगे तो शुमाली हिंदुस्तान में सबसे पहली दास्तान किस्सा महर अफरोज व दिलबर मानी जाती है। और उसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं कि नौतर्ज़े मुरस्सा, रानी केतकी की कहानी और फसाने अजाइब, ये भी उर्दू की अव्वलीन दास्तानों में मानी जाती है, शुमार किया जाता है। तो ये दूसरी चीज जो आपको इस नोट में मेंशन करनी है, वो दास्तान का आगाज है। तीसरी चीज जो आपको बोर्ड के एग्जाम में देखी जाती है और बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, वो है दास्तान का इर्तिका। इस स्लाइड को समझने से पहले मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। देखो बेटा, दास्तान का आगाज तो हो चुका, दास्तान की तारीफ भी आपने समझ ली। अब आपको समझना है कि दास्तान का इर्तिका कैसे हुआ, कहां पर हुआ, किस जगह हुआ। तो कलकत्ता के अंदर एक कॉलेज माना जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज। और इस फोर्ट विलियम कॉलेज का जमाना और इसके बाद का जमाना दास्तान के इर्तिका का मतलब तरक्की का जमाना है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं 17वीं और 18वीं, 17 और 18 सेंचुरी, सेंचुरी हिंदुस्तान में दास्तान की तरक्की की सदी रही है। तो 17वीं और 18वीं सदी यानी 17th और 18th सेंचुरी, ये हिंदुस्तान में दास्तान की तरक्की की सदी मानी जाती है। इसमें दास्तान ने काफी तरक्की की। और किसका किरदार उसमें रहा? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के कयाम के बाद, यानी कयाम का मतलब आता है बेटा कायम होना, वजूद में आना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के कयाम के बाद बेशुमार दास्तानें लिखी गईं, बेशुमार दास्तानें, और उस कॉलेज के जरिए दास्तानों का इर्तिका हुआ। और इस कॉलेज में, जिनमें मीर अमन की बागो बहार बहुत मशहूर है। और बागो बहार जो है, ये किस्सा चार दरवेश का आसान तर्जमा है। इसके बारे में लिखा है कि किस्सा चार दरवेश का तर्जमा पहले इंशा ने किया और उसका नाम रखा नौतर्ज़े मुरस्सा। लेकिन वो मुकफ़ा और मुसज्जा होने की वजह से, यानी काफी मुश्किल, उसमें राइमिंग और काफिया वगैरह था, उसकी वजह से काफी मुश्किल मानी जाती थी, इसलिए उसको आसान तर्जमा किया मीर अमन ने और उसका नाम रखा बागो बहार। कुछ लोग ये भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मीर अमन की जो बागो बहार है वो सीधा किस्सा चार दरवेश का आसान तर्जमा है। तो नवतर्ज़े मुरस्सा का मीर अमन की बागो बहार बहुत मशहूर है। ये दास्तान मीर अमन की पहचान बन गई, इतनी मशहूर हो गई कि मीर अमन की दुनिया में धूम मच गई, इतनी बेहतरीन उसने ये दास्तान लिखी। असल में ये नवतर्ज़े मुरस्सा का आसान तर्जमा है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि कुछ लोग कहते हैं नवतर्ज़े मुरस्सा का ही आसान तर्जमा है, जो मीर अमन की काबिलियत, टैलेंट और जबान की खूबी की वजह से असल किस्सा मालूम होता है। तो मीर अमन ने जब ये दास्तान लिखी बेटा, तो ये इतनी खूबी के साथ, इतने अल्फाज, देसी अल्फाज, लोकल लैंग्वेज और इतने बेहतरीन अंदाज के साथ और आसान तर्जमा इसका किया मीर अमन ने, कि जिसकी वजह से दास्तान काफी मशहूर हो गई और मीर अमन की पहचान भी ये बन गई। बागो बहार के अलावा आराइशे महफिल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, और तोता कहानी, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज की देन है, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज का ही कारनामा है। आपके बुक में लिखा है फोर्ट विलियम कॉलेज की देन है। ये नोट, मैं आपको वो नोट बताने जा रहा हूं जिसमें मुझे अपने 15 साल का एक्सपीरियंस है कि जिन बच्चों को ये नोट लिखाया गया है, जिन बच्चों को ये पढ़ाया गया है, और जब ये बोर्ड में आया है तो फुल मार्क्स इस नोट में लाए गए हैं।
ये क्रिएटिव बनाया गया है, ये वो घोटा नहीं लगता है कि बुक से बराबर वैसे उतारा गया हो, बल्कि इसको बनाया गया है और इसको संवारा गया है। तो इस नोट पर आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो इस स्लाइड में मैंने आपको समझाया कि दास्तान का इर्तिका किस तरीके से हुआ और दास्तान की तरक्की कैसे हुई, वो अजीज बच्चों इस स्लाइड में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दास्तान का जवाल। ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उनके माँ बाप उनको मार्क कर देते हैं कि चलो बेटा अदा करो, तो उसमें ये पार्ट छोड़ देते हैं और जिसके मार्क्स होते हैं आपको दास्तान का जवाल बताना है। दास्तान जवाल क्यों हो गई और खत्म क्यों हो गई, इसका एंड क्यों हो गया, और जब एंड हो गया तो आज हम इसको क्यों पढ़ते हैं। अगर कोई चीज उसका जवाल हो चुका है, खत्म हो चुकी है वो चीज, तो फिर बेटा हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसकी भी अहमियत मैंने यहां पर मेंशन की है कि दास्तान का जवाल और फिर उसकी अहमियत। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको दास्तान का जवाल और अहमियत। दास्तान खत्म हो गई और उसकी अहमियत आज क्यों बरकरार है। तो देखिए 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी के आखिर में यानी एंड में नई तहजीब की चमक ने उर्दू जबान को नया रास्ता दिखाया। इसको समझना है। 19वीं सदी के आखिर में जब यहां अंग्रेज आया तो अंग्रेजों की वजह से यहां की तहजीब व तमद्दुन में चेंज आई और उस तहजीब ने उर्दू जबान को एक नई डायरेक्शन दी, एक नया रास्ता दिखाया कि अब आपको ख्याली दुनिया में नहीं रहना है, अब आपको हकीकी कहानियां बयान करनी होगी, अब आपको जिन्नों और परियों की कहानी सुनने का टाइम आपके पास नहीं है, अब आपको हकीकी कहानियां होनी चाहिए। तो इसलिए 19वीं सदी के आखिर में नई तहजीब, नए कल्चर की चमक ने उर्दू जबान को नया रास्ता दिखाया और हिंदुस्तान में अंग्रेजों की आमद, क्या है वर्ड बेटा, पर्शियन का वर्ड है, फारसी का वर्ड है आमद, आने के बाद नए उलूम इल्म की जमा है बेटा, नोट करना, ये बहुत बोर्ड में आता है। इल्म की जमा है अलूम। ऐसे एक वर्ड आता है आलिम, आलिम की जमा है उलमा। एक वर्ड आता है आलिम की जमा उलमा, और एक वर्ड इसी तरीके से आता है आलम, आलम की जमा है आलमीन। क्या जमा है बेटा, आलमीन। तो ये वो वर्ड है जो आपको बोर्ड में काफी आते हैं। इल्म, इल्म की जमा उलूम, आलिम, आलिम की जमा उलमा, और आलम दुनिया के माना में, और इसकी जमा है आलमीन। क्या जमा है, आलमीन माय डियर। जी आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था बेटा कि क्या कहते हैं, साइंसी उलूम जब यहां पर आए, साइंसी उलूम, देखो जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी यहां आया, तो साइंसी उलूम, नए उलूम और साइंसी उलूम ने उर्दू अदब को, उर्दू लिटरेचर को मुतासिर किया, इफेक्ट किया, उन पर असर डाला कि नहीं, अब आपको ख्यालों की दुनिया से बाहर आना होगा, जिन्नों और परियों की कहानियां सुनने से बाहर आना होगा, और आपको ऐसी कहानियां हमें सुनानी होगी जिससे उर्दू अदब बाकी रहे और इंसान भी उसमें दिलचस्पी ले, और इंसान को ख्याली दुनिया से, इमेजिनेशन की दुनिया से निकाल कर हकीकी जमीन पर चलने पर मजबूर किया। क्या मतलब है इसका, यानी जब ये अंग्रेज यहां पर आया तो अंग्रेज की वजह से अदब में ये चेंज आई कि जो ख्याली किस्से थे उनका रिवाज खत्म हो गया और उसकी जगह नॉवल आ गया, जिसमें हकीकी किस्से बयान होते थे, जिसमें ऐसे किस्से बयान होते थे जो हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखते थे। तो अजीज तलबा देखिए, हकीकी जमीन पर चलने पर मजबूर किया, ये अदब है, ये लिटरेचर। अब आप बोलोगे चलने पर मजबूर किया, यानी इसका मतलब है नया आगाज हुआ, और इस तरह दास्तान का जवाल हो गया और इसकी जगह नॉवल ने ले ली।
जब आप नॉवल का नोट पढ़ोगे तो नॉवल का जो आगाज है वही दास्तान का बेटा जवाल है, एंड है। तो नॉवल ने ले ली, लेकिन इसके बावजूद दास्तान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने टॉपिक दिया है दास्तान, जवाल व अहमियत। अगर इसका एंड हो गया तो इसकी अहमियत क्या है? तो देखो बेटा अहमियत क्या है। आज 10th क्लास में क्यों पढ़ाया जा रहा है इसको, आज बाकी क्लासेस में क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है और लिखाया जा रहा है? क्योंकि इसकी अहमियत है। और अहमियत क्या है? अगर दास्तान न होती तो जो अफसानवी अदब है, जो कहानी का अदब है, जो नॉवल है, अफसाना, ये वजूद में नहीं आता। तो नॉवल और अफसाने के लिए बेस है क्या? दास्तान। इसलिए इसकी अहमियत मौजूद है। तो एक तो क्योंकि बेटा दास्तान की वजह से ही, लेकिन इसकी यहां से मैं पढ़ रहा हूं, इसकी जगह नॉवल ने ले ली, लेकिन इसके बावजूद दास्तान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दास्तान की वजह से ही कहानी की दुनिया में, अफसानवी अदब में तरक्की हुई। और अफसानवी अदब में कितने चैप्टर आते हैं? एक आता है दास्तान, एक आता है नॉवल और अफसाना, शॉर्ट स्टोरी। तो उसमें तरक्की हुई। और हमें दास्तान से माजी की तहजीब व तारीख, और दूसरी बात हमें दास्तान से क्या पता चलता है बेटा? माजी यानी पास्ट की तहजीब, कल्चर, तारीख, हिस्ट्री भी मालूम होती है। तो दास्तान से माजी की तहजीब व तारीख के साथ साथ नए नए अल्फाज से भी वाकफियत हुई है। तो दास्तान से नए नए अल्फाज भी। तो अजीज तलबा, दास्तान के नोट में आपको 4 चीजें मेंशन करनी है। अगर ये 4 चीजें आपने मेंशन नहीं की तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस नोट, ये ऐसा नोट है कि जो आपको 100% मार्क्स दे सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो पहली चीज आपको उसमें क्या करना है बेटा? दास्तान की तारीफ आपको बतानी है। क्या बतानी है बच्चा? दास्तान की तारीफ जो इस पैरा में है। दूसरे नंबर पर आपको बताना है बेटा उसमें दास्तान का आगाज, शुरुआत, दास्तान का आगाज, शुरुआत। और तीसरे नंबर पर आपको बोलना है दास्तान का इर्तिका। और चौथे नंबर पर दास्तान की जवाल और अहमियत। तो ये है दास्तान का नोट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोट समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अजीज तलबा। अब आता है एक अहम नोट, मीर अमन। अच्छा, सवाल आता है आपको, और सवाल कई तरीकों से आता है कि भाई मुंदरजा झेल या दर्ज झेल दिए गए उदबा या अदीबों के हालात जिंदगी या अदबी कारनामे लिखिए। कभी सवाल आता है कि दर्ज झेल दिए गए मुसन्निफीन के हालात जिंदगी और अदबी कारनामे लिखिए। कभी सवाल आता है कि दर्ज दिए गए नसर निगार में से किसी एक पर नोट लिखिए। तो 3 चीजें यूज होती हैं किसके लिए? अदीब के लिए। नसर का जो राइटर है इसके लिए कभी यूज होगा बेटा अदीब। क्या यूज होगा? कभी यूज होगा अदीब। और कभी के लिए, कभी इसके लिए यूज होगा सवाल में, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना, मुसन्निफ। कभी इसके लिए इस्तेमाल होगा बेटा नसर निगार। नसर निगार यानी प्रोज पोर्शन का राइटर। तो ये 3 लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, मुसन्निफ, अदीब, नसर निगार। तो तीनों में कंफ्यूज मत होना। और जब आपका ये सवाल आता है बेटा, तो इस सवाल के बारे में आपको चॉइस होती है। किन 2 चीजों में चॉइस होती है? एक तो बेटा इसमें चॉइस होती है आपको कि या तो इसके हालाते जिंदगी लिखिए, हालाते जिंदगी, हालाते जिंदगी, या तो वो लिखना है, या इसके बारे में अदबी खिदमात, या हम कह सकते हैं अदबी कारनामे लिखने हैं। तो ये दो चीजों में चॉइस होती है। हर राइटर के हालात जिंदगी भी होते हैं और अदबी खिदमात भी होते हैं। तो आपको नसर निगार का जब नोट आएगा तो आपको 2 में से एक मेंशन करना है, या तो हालात जिंदगी लिखना है या अदबी खिदमात लिखना है। लेकिन अमूमन आसान जो होता है हमारे बच्चों के लिए, जो मेरा तजुर्बा है, जिसमें अक्सर बच्चे जो लिखते हैं और जो मैं भी मशवरा करूंगा
کہ آپ حالات زندگی لکھیں، کیونکہ ادبی خدمات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کتابوں کے مشکل نام ہوتے ہیں جو بچوں کو یاد نہیں رہتے، تو اس لیے میرا مشورہ ہے حالات زندگی لکھو، مارکس برابر وہی ملیں گے۔ اور اس سوال کے بھی 5 مارکس ہوتے ہیں، تو 5 مارکس آپ کے حل ہو گئے داستان کا نوٹ، اور زیادہ چانسز ہیں داستان کے نوٹ کے آنے کے، کیونکہ اس بار چوائس بھی زیادہ، چوائس مطلب پیپر میں تھوڑا سا وہ مارکس کے حساب سے کمی کی گئی ہے، تو اس لیے داستان کے زیادہ چانسز ہیں، ٹائم کم ملا ہے، سیشن بہت چھوٹا تھا، تو اس لیے داستان کے زیادہ چانسز ہیں، اور میر امن کے بھی زیادہ چانسز ہیں۔ تو میر امن ایک ایسا رائٹر ہے کہ جس کے بارے میں سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ اس کا مقام نثر میں، اردو نثر میں وہی ہے جو میر تقی میر کا مقام غزل کے اندر ہے، جس کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، جس کو بادشاہ غزل کہا جاتا ہے، جس کو اقلیم غزل کا بادشاہ اور سلطان کہا جاتا ہے۔ اور نثر کے اندر اگر ہم بات کریں گے سلطان کی، تو وہ سلطان ہے میر امن، جس کا نوٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو میر امن کا نوٹ یہی لکھ دینا بیٹا جو میں آج یہاں پڑھانے جا رہا ہوں۔ میر امن فورٹ ولیم کالج میں کام کرنے والوں میں سب سے مشہور ادیب ہیں۔ دیکھو ابھی میں نے ادیب آپ کو سمجھایا، اور اس ادیب کی کبھی کبھی بورڈ میں جمع آتی ہے بیٹا، ادیب کی جمع ہے ادبا، جیسے شاعر کی جمع ہے شعراء، اسی طریقے سے ادیب کی جمع ہے ادبا، اور ان کو واحد جمع میں ابھی آپ اس پہ بھی آنے والا ہوں اگلے کچھ دنوں میں کہ واحد جمع کس طریقے سے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ادیب کی جمع ادبا، تو ادیب کہتے ہیں رائٹر کو۔ میر امن نام تھا ان کا، کچھ لوگ کہتے ہیں میر امان اللہ نام تھا، لیکن جو اتھینٹک ہے، جو صحیح ہے، وہ میر امن ان کا نام تھا، اور لطف ان کا تخلص تھا۔ تخلص کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے شاعری کے اندر اپنے اصلی نام کے بدلے استعمال کرتا ہے، جیسے غالب، غالب ان کا نام نہیں ہے بیٹا، غالب ان کا تخلص ہے، اور ان کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ یہ بندہ جو آپ کے سامنے ہے، میرا نام ہے محمد اشرف، لیکن فہمی جو میں لکھتا ہوں، فہمی میرا تخلص ہے۔ تو تخلص وہ نام جو اصلی نام کے بجائے شاعر استعمال کرتے ہیں، تو ان کا نام تھا میر امن بیٹا، اور لطف ان کا تخلص تھا۔ لیکن اس تخلص کو لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ یہ وجوہات بھی بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ وجوہات یہ وجہ کی جمع ہے، اصل میں وجہ کی جمع ہے وجوہ، واو جیم واو ہے، اور اس کی جمع الجمع ہے وجوہات، تو یہ بھی جمع میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں، یا آپ لکھ سکتے ہیں اس کی 2 وجوہ ہیں، یہ والا ورڈ، اس کی 2 وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میر امن نے اپنی سب سے مشہور کتاب باغ و بہار میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ تو میر امن کا تخلص کیوں مشہور نہیں ہوا؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس کی سب سے مشہور کتاب ہے باغ و بہار، اس میں انہوں نے اس تخلص کا ذکر نہیں کیا، جس کی بنا پر یہ مشہور نہ ہو سکا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف نامی، اس کا بھی تخلص لطف تھا، اس نام کا ایک اور شاعر موجود تھا، اور اس وجہ سے شاید اس کا نام مشہور نہیں ہو پایا، کیونکہ 2 لوگوں کا نام تھا، تخلص تھا۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں دہلی میں ہی اس کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، کہیں پر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بس آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا کہ اس کا جو تولد ہوا، اس کی جو ولادت ہوئی، وہ دہلی کے اندر ہوئی۔ تو ان کے آبا و اجداد پروج، ہمارے جو پرانے بڑے لوگ ہیں خاندان کے، مغلیہ بادشاہت سے وابستہ تھے۔ تو میر امن کے جو آبا و اجداد تھے بیٹا، ان کا تعلق مغلوں سے تھا۔ تو شاہی دربار سے، مغلوں کی دربار سے ان کو کافی جاگیریں حاصل ہوئی، کافی پراپرٹی ملی ان کو، لیکن احمد شاہ درانی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئی، یعنی ان کو
पकड़ा गया, उनको जब्त किया गया और वो वतन छोड़कर कलकत्ता आ गए और यहाँ 2 साल मीर मोहम्मद काजिम के अतालिक रहे। अतालिक क्या होता है बेटा? अतालिक होता है ट्यूटर, टीचर, उस्ताद, अतालिक रहे। और इसी जमाने में मीर बहादुर अली हुसैनी के जरिए फोर्ट विलियम कॉलेज पहुंचे और गिलक्रिस्ट जो फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह थे, प्रिंसिपल थे, उनकी फरमाइश पर, उनके कहने पर फारसी का किस्सा चहार दरवेश को सलीस उर्दू में लिखा। सलीस उर्दू, आसान उर्दू में लिखा और जिसका नाम मीर अमन ने बागो बहार रखा। इस किताब से मालूम होता है कि मीर अमन को जबान पर कितनी महारत है। आगे बढ़ते हैं। बागो बहार आसान और सलीस जुबान में है। मीर अमन ने इसमें रवानी और सलासत के अलावा, ये रवानी और सलासत ये कलाम की खूबी होती है, ये कलाम की खुसूसियत होती है, तो रवानी और सलासत के अलावा मुहावरों का भी इस्तेमाल बड़ी खूबी से निभाया है। तो मुहावरे भी इस्तेमाल किए। रोजमर्रा जुबान जो थी, रोजमर्रा जुबान में इस्तेमाल में होने वाले अल्फाज जो थे वो भी इसमें इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से काफी मशहूर और मकबूल हुई। मीर अमन अपने जमाने के मुमताज तरीन, बेटा मुमताज तरीन सबसे बड़े मुसन्निफ थे, बड़े मुसन्निफ माने जाते थे। और उनकी तसानीफ, यानी तसानीफ तसनीफ की जमा है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तसनीफ राइटिंग को कहते हैं, बुक्स को कहते हैं, तहरीर को कहते हैं। तो उनकी तसानीफ इस कदर सादा और बामुहावरा थी, सिंपल सलीस उर्दू में और मुहावरे वाली थी कि सर सैयद अहमद खान ने उनको नसर में वही मकाम दिया जो गजल में मीर तकी मीर को हासिल है। तो अजीज तलबा, ये नोट था आपका मीर अमन के हालात जिंदगी और कुछ थोड़े बहुत इसमें अदबी खिदमात भी आए। तो इस नोट को आप लिखिएगा। तो ये 5 नंबर, तो दास्तान के 5 नंबर आज हल हुए और मीर अमन का दूसरा सवाल जो राइटर के नोट में आता है वो भी आपका सवाल हल हुआ। इसमें भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है सैर चौथे दरवेश का खुलासा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। असल में ये सैर चौथे दरवेश की, आपको मन में सवाल होगा कि बेटा सर सैर चौथा दरवेश तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बाकी 3 कहाँ गए? असल में ये बात ये है, ये किस्सा जहां 4 दरवेश का एक हिस्सा यहाँ पर लिया गया है। बागो बहार में जिसका तर्जुमा बड़े आसान तरीके से किया गया, दरअसल उसमें 5 दरवेशों का, 5 लोगों का, 5 अशखास का जिक्र है। उसमें सबसे पहले जिक्र है आजाद बख्त। आजाद बख्त जो है ये बहुत बड़ी बादशाहत का एक मालिक था, बादशाह था, लेकिन खुदा ने इसको औलाद से महरूम रखा था, तो इसलिए ये बड़ा परेशान रहता था। एक वक्त इसके मन में आ गया, इतना परेशान हुआ कि यार इतना बड़ा बादशाह मैं हूं, इतने सल्तनत मेरी है, इतनी बादशाहत मेरी है, लेकिन मेरा कोई वारिस नहीं है, आखिर इसका क्या फायदा, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। और छोड़ने के करीब था। इसका एक वजीर था जिसका नाम था खिरदमंद। क्या नाम था बेटा? खिरदमंद। उसने इसको मशवरा दिया, समझाया कि नहीं बादशाह सलामत, ऐसे मत कीजिए, आप आजाद रहिए, आप बादशाहत मत छोड़िए, मैं आपका काम संभालता हूँ, मैं आपके नयाबत करता हूँ, मैं आपके काम को संभालता हूँ, लेकिन आप बादशाहत मत छोड़िए। तो अब ये बादशाह जो है दरबार में बहुत कम जाता था, लेकिन इधर उधर काफी घूमता था। कभी कब्रिस्तानों में जाके बैठता था, कभी पीरों फकीरों की महफिल में बैठता था। तो एक मर्तबा ये इसी तरीके से कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, अचानक इसने देखा कि लाइट जल रही है कब्रिस्तान के अंदर, और जब ये करीब पहुंचे तो इसने वहां पर 4 लोग देखे, और ये चारों दरवेश थे, फकीर थे और मुसीबत के मारे हुए थे, और ये चारों जो है यहाँ पर जमा हो गए थे। तो अब इस बादशाह ने इन चारों से कहा कि तुम कहां कहां से आए हो, किस तरीके
तरीके से मेरी सल्तनत में आपने कदम रखा है, इसका थोड़ा सा मुझे बताइए। तो इस तरीके से हर एक फकीर, हर एक दरवेश अपना जिक्र करता रहा। ये बहुत लंबी स्टोरी है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता हूं, मैं टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं। तो अब ये आजाद बख्त को अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं, अपनी अपनी आप बीती बायोग्राफी सुना रहे हैं। तो यहां पर जो है ये चौथा दरवेश जो था, जो चीन का शहजादा था बेटा, चीन का शहजादा था। तो ये चीन का शहजादा अपनी स्टोरी सुना रहा है। क्या सुना रहा है? लेकिन उससे पहले आपको इसमें ये हवाला देना जरूरी है कि ये किस्सा मीर अमन दहलवी की एक मशहूर दास्तान बागो बहार से लिया गया है। इसमें 5 किस्से बयान किए गए हैं, 4 तो दरवेश और एक आजाद बख्त का किस्सा, जो 5 मुख्तलिफ अशखास की आप बीती है बेटा। अशखास, इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं। शख्स, भाई ये शख्स काबिल है, तो इस शख्स की जमा है बेटा अशखास। क्या जमा है? बोर्ड में बहुत आता है ये वर्ड अशखास, इसको नोट कीजिए। अशखास जमा है शख्स की। तो इसमें 5 अशखास की आप बीती, यानी उनकी बायोग्राफी, उनके हालात के बारे में बताया गया है। और सैर चौथे दरवेश की कहानी, चौथे दरवेश का किस्सा है, वो अपनी कहानी यूं बयान करता है कि मैं दरअसल असल में चीन के बादशाह का बेटा हूं। मेरी जिंदगी आराम से गुजर रही थी कि अचानक मेरे वालिद साहब इंतकाल फरमा गए, और चूंकि उस वक्त में छोटा बच्चा था, इसलिए मरते वक्त मेरे चचा को बुलाया, जो उस बादशाह के क्या थे, भाई। उनको बुलाकर मुझे उसके हवाले किया और उनसे कहा, मेरे भाई इस यतीम भतीजे का ख्याल रखना, जब तक इसमें सूझबूझ पैदा हो और बालिग हो जाए, तब तक तुम तख्त संभाल कर हुकूमत के कामकाज को अंजाम देना। जब ये बच्चा बालिग हो जाए तो तख्तो ताज, तख्त व ताज नहीं पढ़ते, असल उर्दू है तख्तो ताज, इसके हवाले करना, और अपनी बेटी रोशन अख्तर, जो उनके चचाजाद बहन थी, रोशन अख्तर की शादी इससे कर देना। आगे बढ़ते हैं। और खुद हुकूमत के काम काज से अलग होना। इस तरह मेरे वालिद के फोत होने के बाद, फोत होने के बाद यानी मर जाने के बाद, मेरे चचा बादशाह बने, और मैं 14 साल की उम्र तक बेगमात, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेगम की जमा है। बेगम कहते हैं किसको बेटा? बादशाह की बीवी को। तो बेगमात और महल की दीगर, दीगर का मतलब दूसरी, कनीजों के साथ, यानी वहां जो नौकरानियां थी उनके साथ खेलता कूदता रहा, और दिल में यह आरजू लिए हुए खुशी थी कि बालिग होते ही बादशाह भी बनूंगा और रोशन अख्तर से शादी भी होगी। जिसके लिए यूज हुआ आपके लिए, आपकी बुक में वर्ड कत खुदाई या कित खुदाई भी उसको पढ़ते हैं कुछ लोग। तो रोशन अख्तर से शादी भी हो गई, और मेरे वालिद का एक वफादार हबशी नौकर था जिसका नाम मुबारक था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे जवान होता देखकर खुश होता था। एक दिन महल की एक मामूली कनीज ने मुझे, एक मामूली कनीज ने मुझे, मामूली कनीज यानी बांदी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। हालांकि मैं बेकसूर था, और मेरा रोता हुआ अपने दोस्त मुबारक के पास गया, अपने दोस्त मुबारक के पास गया, रोता हुआ अपने दोस्त मुबारक के पास गया। उसने मुझे दिलासा दिया। क्या है वर्ड बच्चों? दिलासा दिया। दिलासा दिया मतलब उसने मुझे भरोसा दिया, और मुझे मेरे चचा के पास दरबार में ले गया, और वहां उससे याद दिलाया कि अब शहजादा बालिग हुआ है, वादे के मुताबिक जो आपके उनके वालिद ने आपसे किया है, उस वादे के मुताबिक इसकी शादी हो जानी चाहिए, और उससे अपने बाप का ताजो तख्त मिलना चाहिए। चचा ने बड़ी चालबाजी से काम लिया, बहुत चालाकी से काम लिया, और उस वक्त ज्योतिषी और नुजूमी और रुमाल जो आपके उसमें बुक में यूज हुआ है, उनको वो बुलवाए गए और उनसे शादी के लिए कोई अच्छी सी तारीख तलाश करने को कहा गया। लेकिन ये सब कुछ उसने बेदिली से किया। इसका मकसद ये था कि मैं इसको बादशाहत नहीं दूंगा,
और उसके कत्ल की साजिश की गई, जो कि आगे आ रहा है। फिर क्या हुआ बेटा, आगे चलिए। बादशाह का इशारा समझकर, बादशाह की उन बातों को समझकर उन्होंने, यानी ज्योतिषियों ने और रुमालों ने कहा कि इस साल कोई भी दिन ऐसा नजर नहीं आता कि ये नेक काम अंजाम दे सकें, क्या, शादी का। लिहाजा 1 साल इंतजार करना होगा। 2-3 दिनों के बाद मुबारक मेरे पास आया और ऐसी खबर सुनाई कि मैं बेमौत मर गया, यानी मौत मेरे सामने आ गई। यानी जालिम चचा ने मुबारक को हुक्म दिया था कि वो किसी न किसी तरह मुझे मार डाले और उसे दौलत से माला माल कर दिया जाएगा, यानी मुबारक को, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुबारक मेरा सच्चा और वफादार दोस्त था। उसने चचा से कहा, शहजादे को जंगल में ले जा और मार देना बेहतर रहेगा ताकि किसी को कुछ पता ना चले, और चचा राजी हो गया। इसी दौरान मुबारक ने मुझे वालिद का वो तहखाना भी दिखाया। आपने देखा होगा वो तहखाने में गया जिसका इल्म मेरे वालिद के बाद सिर्फ मुबारक को था, इसके गुलाम को था। तहखाने में 39 मटके, ये आपको सवाल भी आएगा, सोने के अशरफियों से भरे हुए, सोने की जंजीरों से जकड़े हुए थे, और हर मटके के मुंह पर एक सोने की ईंट, एक बेजान बंदर का मुजस्मा रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एक और मटका भी अशरफियों से भरा हुआ, अशरफी कहते हैं रुपयों से, पैसों से भरा हुआ था, मगर उसके मुंह पर बेजान बंदर का मुजस्मा था। बेटा मुंह जो है इसमें थोड़ा गलत हो गया, तो आप इस तरीके से लिखना, मुंह बेजान, उसके मुंह पर बेजान बंदर का मुजस्मा, मुजस्मा कहते हैं पुतला, बंदर। मुबारक ने मुझे इसकी पूरी कैफियत यानी हालत बताई कि जिन्हों का बादशाह मलिक सादिक मेरे मरहूम वालिद का दिली दोस्त था, उनको एक दूसरे के साथ आमदो रफ्त यानी आना जाना रहता था, और उसने ये बेजान बंदर मेरे वालिद को तोहफे के तौर पर दिए थे। और हर बंदर के मातहत यानी हर बंदर के अंडर 1000 देव, 1000 जिन काम करते हैं, लेकिन जब तक पूरे 40 बंदर जमा ना हो जाएं तब तक ये सब बेकार हैं। इसलिए मुबारक ने कहा हम मलिक सादिक के पास जाएंगे ताकि उससे 40वां बंदर हासिल कर लेंगे, और फिर इन देवों के जरिए से तो अपना हक हासिल करेगा। और जालिम चचा से, यहां चचा थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, आप ठीक कर लेना, और जालिम चचा से अपनी जान बचा पाएगा। एक दिन आधी रात को मुबारक ने मुझे अपने साथ लिया और मुसलसल 1 माह तक, 1 महीने तक चलते रहे। एक दिन मुबारक ने कहा, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो बेटा, बस इसका कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं आपको, कि हमारी मंजिल करीब आ चुकी है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर मुबारक ने मेरी आंखों में सुलेमानी सुरमा लगा दिया, तो मुझे साफ जिनों का लश्कर नजर आया। वो सभी मुबारक को जानते थे। उन्होंने हमें मलिक सादिक के दरबार में पहुंचाया। मलिक सादिक ने मुबारक से खैर व आफियत पूछी, हालचाल पूछा। तब मुबारक ने जिन्हों के बादशाह को मेरी सारी राम कहानी सुना दी, यानी सारे सब कुछ बता दिया, और वालिद मरहूम की दोस्ती का वास्ता देकर मदद तलब करते हुए 40वां बंदर अता करने की मांग की कि वो 40वां बंदर हमें दे दो ताकि 40,000 जिन मेरे अंडर हो जाएंगे और उसके पावर से मैं अपने चचा से अपनी बादशाहत ले सकूं। मलिक सादिक ने मुझे तसल्ली दी और वादा किया कि वो मेरी हर तरह की मदद फरमाएंगे, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भी मेरा एक काम सर अंजाम देना होगा। अगर तू वो काम सर अंजाम देने में कामयाब होगा तो तुम्हें मैं तुम्हारा हक दिला दूंगा और तुम्हारा तख्त ताज तुम्हें दिला दूंगा, तुम मुतमईन रहे। तो ये दास्तान आमतौर पर अधूरी रह जाती है। तो बेटा इस खुलासे को आप अपने वर्ड्स में भी, अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं। जल्दी से सवालात डिस्कस करते हैं। इन सवालात में से अगर कोई सवाल आपको आ गया तो 3 मार्क्स आपके हैं, 3 मार्क्स आपके हैं। फर्श से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने जमीन के अंदर क्या देखा? जवाब, फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने जमीन के अंदर एक खूबसूरत इमारत और 4 मकान देखे और उनके दालानों में 10-10 मटके सोने की जंजीरों में जकड़े थे। हर मटका सोने के अशरफियों से भरा हुआ था और
और हर मटके के मुंह पर सोने के एक ईंट और उस पर एक बेजान बंदर का मुजस्मा था जो कि महल जवाहिर से सजाया हुआ था, रखा गया था। ये आप काट सकते हैं ये लाइन। और इन 4 दालानों में कुल 40 मटके अशरफियों से, बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक करना, भरे हुए थे। 39 मटकों पर हीरों से सजे बेजान बंदर के मुजस्मे सोने की ईंट पर रखे हुए थे। 40वां मटका है ये बड़ा, और जवाहरात, हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, मगर इस पर बेजान बंदर का मुजस्मा। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो बेटा। आगे चलिए, अगला सवाल है, मलिक सादिक कौन थे और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था? इसमें आप इतना लिख सकते हो, मलिक सादिक जिन्नों और परियों का बादशाह था और शहजादे के साथ उसका ये ताल्लुक था, ये रिश्ता था कि वो शहजादे के वालिद का जिगरी दोस्त था। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, लास्ट सवाल, शहजादे के चचा के लिए क्यों कहा गया है वो बजाय अबू जहल क्या है? इसमें तशबीह दी गई है बेटा, ये नोट करना, इसमें तशबीह दी गई है, उसमें तशबीह दी गई है कि जिस तरीके से अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और अपने भतीजे के जानी दुश्मन थे, इसी तरीके से शहजादा भी था, वो भी अपने, इस शहजादे का चचा था, वो अपने भतीजे को मारना चाहता था और उससे सल्तनत से महरूम रखना चाहता था। तो हम बिल्कुल आखिर पे आ गए। आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, इसमें इन मुहावरे जो हैं वो मुहावरे आ सकते हैं। बस मैं खत्म कर रहा हूं अपने लेक्चर को। फिक्रा मतलब अल्फाज, माना मतलब इसके मीनिंग, बखूबी तरबियत हुआ, इसका मतलब है अच्छी तरीके से तरबियत हासिल की। सल्तनत से किनारा पकड़ना, हुकूमत से अलग हो जाना, मुहावरे में यूज हो सकता है। तुम उसकी नयाबत कीजियो, यानी तुम उसकी जगह पर काम करना। जां बहक तस्लीम हो गया बेटा, ये नोट करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको मुहावरात का जो एक सवाल आता है 4 मार्क्स का, उसमें यह आ सकता है। तो इस पे आपको जुमला भी बनाना होगा। जां बहक तस्लीम हुए, उन्होंने इंतकाल किया, वो मर गए, तो इसका जुमला आप लिख सकते हैं कि वो बादशाह जा बहक तस्लीम हो गए। मैं सल्तनत से गुजरा, मुझे हुकूमत की चाहत नहीं। हादसा रूबकार हुआ, हादसा पेश आया, इरादा कूच का किया, आखिरी वक्त चलने का आ गया। बुजुर्गी को काम में फरमाइयो, अक्ल व दानाई से काम लेना, कत खुदाई होगी, शादी हो गई। तो अजीज तलबा, आज का ये चैप्टर था। थैंक यू सो मच। आपका वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। जो चीजें इसमें बताई गई हैं, इस चैप्टर में लगभग आपके 7 से लेकर 10 मार्क्स हुए। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से किया तो आप जो है इस अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश है कि फ्यूचर एक्स को सब्सक्राइब न भूलेगा, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।